पर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज हम बीटीएससी के थ्रू जो पेपर हुए थे, एक्चुअल में पेपर है जो हो चुके हैं आपके जनवरी में ही, 12 जनवरी तक है जो आपके पेपर चले हैं। तो जिन भी लोगों ने पेपर दिए हैं, क्योंकि आई थिंक 3-4 दिन है जो आपके एग्ज़ाम हुए, 4 जनवरी से पेपर स्टार्ट हुए थे। ऑफिशियल आंसर की आ गई हैं, और जो भी लोग ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं आप बीटीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। जिन भी लोगों ने जिस भी शिफ्ट में पेपर दिया हो, आपको अपना है जो आंसर की में ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो भी लोग पेपर दे के आए हैं उनका पेपर कैसा गया, किस तरीके की कट ऑफ आ सकती है, अभी ये फाइनल नहीं हुआ है। ओनली आंसर की को बस अभी तक अपडेट किया गया है। तो जिन भी लोगों ने 11 जनवरी 2024 को इवनिंग शिफ्ट के अलावा कोई और शिफ्ट में या किसी और डेट में पेपर दिए हों, तो वो लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर है जो पेपर भेज सकते हैं, ताकि अपकमिंग टाइम के लिए जब भी आप कोई सा भी एग्ज़ाम देंगे तो आपको ये पेपर है जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये रहा आपको 8880468078 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और आपके लिए पेपर मैं बता दूं कि बहुत ही जल्दी एज अ बुक फॉर्मेट में भी अवेलेबल हो जाएंगे। जो लास्ट डेट तक के पेपर्स मेरे पास अरेंज होते जाएंगे उनको ऐड किया जाएगा, और बहुत ही जल्दी में भी नेक्स्ट मंथ आपको पूरे पेपर एक ऑफिशियल बुक फॉर्मेट में अवेलेबल किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो भी लोग अपकमिंग टाइम में पेपर दे रहे हैं वो लोग ज़रूर देखना, चाहे आप जीएनएम का दे रहे हो या एएनएम का। ये पेपर तो एएनएम वालों का है, जो कि नोटिफिकेशन के साथ बताया गया है। यहाँ पे एएनएम वालों का पेपर है जो कि 11 जनवरी को कंडक्ट किया गया था 2024 में। एएनएम का ये दूसरा पेपर है। इसके पहले पंजाब में भी हो चुका है, सिलेक्ट किया गया था। पेपर का फॉर्मेट हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में था। जिनको जो लैंग्वेज पढ़ना इजी लगी उन्होंने, मैं कोशिश करूंगी कि आपको यहाँ पे आप इंग्लिश में भी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया जा सके। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य संचार के लिए शिक्षाप्रद संचार दृष्टिकोण का एक उदाहरण है। शिक्षाप्रद और स्वास्थ्य संचार के लिए मतलब कि यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन की बात की गई है। तो हेल्थ एजुकेशन के लिए यहाँ पर सबसे अच्छा जो दृष्टिकोण क्या होगा, कठपुतलियाँ मतलब कि जो पपेट शो होते हैं वो, गीत, पैम्पलेट्स या फिर फिल्म्स। तो सबसे अच्छा हेल्थ एजुकेशन के लिए जो भी चीज़ बताई जाएगी अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस के वो होंगे पैम्पलेट्स बांटना। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों की धमनियों में उच्च रक्तचाप किस स्थिति की विशेषता है। फेफड़ों की धमनियों में मतलब कि जो लंग्स में जो भी आर्टरीज हैं, यहाँ पर आपको सीधा सीधा सा पूछा गया है कि जो आर्टरीज में बीपी बढ़ रहा है वो क्या, सिस्टमिक उच्च रक्तचाप, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। लेकिन यहाँ पे बीपी बढ़ने की समस्या पूछी गई है, तो यहाँ पर पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा। पल्मोनरी आर्टरी किसके लिए है, ये लंग्स के लिए। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा होम विजिटिंग का चौथा चरण है जिसका तात्पर्य घर पर लोगों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। होम विजिटिंग का यहाँ पर 4th स्टेज पूछी है। फैक्ट फाइंडिंग, एक्शन और स्वास्थ्य चिकित्सा, डेटा फाइंडिंग या फिर सेवाओं का मूल्यांकन। मूल्यांकन आप है जो उस टाइम पे नहीं करेंगे। यहाँ पर होम विजिट की जो फेज़ पूछी है वो है, होम विजिट की फेज़ है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख ही रहे हैं, लेकिन आपको जब पूरी फेज़ पता होगी तब आप बता पाएंगे। तो यहाँ पर जो चौथी फेज़ है, क्या है, चौथा चरण, और 4th फेज़ है होम विजिट की, वो कौन सी है यहाँ पर, वो है एक्शन और स्वास्थ्य शिक्षा। और जो भी लोग अपकमिंग टाइम में एएनएम का पेपर दे रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि क्वेश्चन उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको, पशु के शुक्राणु के सिर को ढकने वाला एक अंग है और इसमें एंजाइम्स होते हैं जो अंडाणु कोशिका कोटिंग को पचाते हैं। इसमें शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश करने की अनुमति मिलती है। ये रहा यहाँ पे स्पर्म। अब यहाँ पर इस स्पर्म के ऊपर एक जो एक्रोमियल टिप होती है, क्या है, एक्रोमियल टिप होती है। तो यहाँ पर जो केमिकल पूछा है, और इसके अंदर एक जो ऐसे केमिकल कंपोजिशन होते हैं जो कि आपका एग है उसको फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर वो क्या होगा, वो होगा एक्रोसोम। क्या होंगे, एक्रोसोम। नेक्स्ट वन, ऊतक की एक पतली सपाट अनुप्रस्थ तय होती है जहाँ पतला लेविया मेजोरा और माइनोरा योनि छिद्र के नीचे मध्य रेखा में विलय हो जाते हैं। तो टिपिकल हिंदी लिखी हुई है। तो यहाँ पर वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा क्या, फोर्चेट। क्लियर।
यहाँ पर ये क्या है, फोरचेट। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सी काउंसलिंग की विशेषता नहीं है। काउंसलिंग की विशेषता, तो यहाँ पर दृष्टिकोण गहन एवं अंतर्मुखी है, मतलब कि यहाँ पर एक इसका एम होना चाहिए। यह परिक्षेप को बदलने स्वयं समाधान प्राप्त करने मदद करने की प्रवृत्ति रखता है, मतलब आपको एक तरीके से हम ये कहेंगे कि आपके जो भी डिसीजन है उनको चेंज करने में भी हेल्प करेगा। रेमेडियल एवं क्यूरेटिव, तो यहाँ पर ये भी है कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो ये काउंसलर आपकी बात सुनेगा, जो चीज़ें आप अपने घर वालों को नहीं बता पा रहे हैं उससे भी आपकी परेशानी ठीक की जा सकती है। खुला और कम निजी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काउंसलिंग हमेशा प्राइवेसी यहाँ पर मेंटेन करके रखी जाती है काउंसलिंग में। नेक्स्ट है प्री एक्लेम्सिया, आमतौर पर गर्भावस्था के कितने सप्ताह बाद होता है। प्री एक्लेम्सिया मतलब प्रेगनेंसी में बीपी का बढ़ना जनरली आफ्टर 20 वीक की प्रेगनेंसी के बाद होगा, जो टोटल ड्यूरेशन 42 हफ्तों का होता है, लेकिन ये 20 वीक की प्रेगनेंसी के बाद भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी नर्सिंग केयर की समुदाय आधारित सेटिंग की विशेषता है। कौन सी नर्सिंग केयर की समुदाय आधारित सेटिंग की विशेषता है, तो एक ग्राहक के मूल्यों के आधार पर पारस्परिक रूप से तय किए गए हस्तक्षेपों के साथ स्वायत्त अभ्यास। तो यहाँ पर नर्सिंग केयर समुदाय क्या है, कम्युनिटी हेल्थ केयर है जो यहाँ पर उसके बारे में पूछा गया है। तो क्या है, ग्राहकों के मूल्यों के आधार पर पारस्परिक रूप से तय किए गए हस्तक्षेपों के साथ स्वायत्त अभ्यास। अगला क्वेश्चन है, किस उम्र तक के एक बच्चे को कम से कम 6 ब्लॉक्स को स्टैक करने में सक्षम होना चाहिए। 6 ब्लॉक्स है जो जनरली 24 महीने का बच्चा ही यहाँ पे जोड़ पाएगा। नेक्स्ट वन, संक्रमण की प्रतिक्रिया में सूजन की प्रक्रिया में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं। कुछ भी इन्फेक्शन होता है तो स्वेलिंग होगा यहाँ पर, तो स्वेलिंग में क्या होगा, संक्रमण स्थल पर प्रतिरक्षा कोशिकाओं का प्रवाह, तो बिल्कुल सही है। प्रभावित क्षेत्र में रक्त की बढ़ती हुई धारा, जहाँ पे भी ब्लड है जो वहाँ पे क्या होगा, ब्लड फ्लो है जो ज़्यादा होगा। हिस्टामिन अलग रिलीज होते हैं जब भी इन्फेक्शन होता है, लेकिन दीर्घकालिक संकुचन यहाँ पर इसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है स्वच्छता की विशेषताएं, क्लीनलीनेस की यहाँ पे विशेषताएं पूछी हैं। यह आवश्यक उपकरणों के उपयोग के माध्यम से बीमारी की रोकथाम पर केंद्रित है, बिल्कुल सही है। दूसरा, डिटर्जेंट का उपयोग करके वस्तुओं की सतह से गंदगी हटाने में हेल्प होगी, ये भी सही है। सूक्ष्म जीवों को हटाने के लिए क्लोरीन का उपयोग भी किया जाता है, तो ये भी सही है। दैट मीन्स यहाँ पे आपके तीनों सही है, और जब तीनों सही हैं तो आंसर क्या होगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पोषण शिक्षा के लिए पहचाने गए लाभार्थी समूहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पोषण शिक्षा मतलब न्यूट्रिशनल एजुकेशन के बारे में बात की गई है, जो बेनिफिशियर्स हैं उनमें से सही क्या नहीं है। तो यहाँ पे वल्नरेबल ग्रुप 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं। प्राथमिक समूह में बच्चों की माताएं आएंगी। लक्षित जनसंख्या मतलब बच्चों की देखभाल करने वाले व्यक्ति। तो यहाँ पर वल्नरेबल का मतलब होगा कि ऐसे जो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से सक्षम नहीं है, बहुत छोटे, क्या है, वल्नरेबल ग्रुप का मतलब है यहाँ पर क्या, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, केवल 1, जो कि एक असत्य है। नेक्स्ट वन, प्लेसेंटा के निष्कासन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार मांसपेशी कौन सी है। प्लेसेंटल एक्सपल्सन के लिए जो मांसपेशी जिम्मेदार है वो क्या है, गर्भाशय की चिकनी मांसपेशी। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापक स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रमुख घटक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पढ़ा है, जीएनएम वालों ने भी पढ़ा है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में है। तो यहाँ पर छात्र नेतृत्व शासन, शारीरिक शिक्षा, आवधिक शैक्षणिक परीक्षण या फिर स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा। तो यहाँ पर हेल्थ जो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम होते हैं उसमें आपकी फिजिकल मेंटल जो हेल्थ पे फोकस किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 2nd और 4th। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सीबीओ की विशेषता नहीं है। सीबीओ की विशेषता यहाँ पे कौन सी नहीं है, किसी बाहरी एजेंसी से प्रेरणा, सीमांत समूहों का प्रतिनिधित्व, स्वदेशी ज्ञान पर विश्वास। क्या है जो नहीं है, पेपर बहुत ही अच्छा आया था यहाँ पे, तो ये हिंदी में इतनी ज़्यादा। तो यहाँ पर जो सीबीओ है, क्या है, सीबीओ की विशेषता यहाँ पर तीनों नहीं है।
बाहरी एजेंसी से प्रेरणा लेना, सीमांत समूहों का प्रतिनिधित्व, और है यहाँ पे क्या आपका लास्ट में स्वदेशी ज्ञान पर विश्वास। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यदि आप कुछ भी हेल्थ रिलेटेड फील्ड में काम करते हैं तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, तीनों। अगला क्वेश्चन है, टिक्स द्वारा प्रसारित एक वेक्टर जनित रोग, तो टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी डिसीज होगी, वो होगी लाइम डिसीज। क्या है, लाइमी डिसीज। अगला है, हैजा जैसी जल जनित बीमारियों के नियंत्रण के लिए कौन सा हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है। तो हैजा का मतलब है यहाँ पे क्या, कोलेरा। कोलेरा फैलता कैसे, गंदे पानी के कारण। तो यहाँ पर वो गंदे पानी को ही आप सुरक्षित पानी में कन्वर्ट करेंगे तो इसको आप ट्रीट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, 4 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनुशंसित दैनिक कैल्शियम सेवन। तो 4 से 8 वर्ष की एज के लिए कैल्शियम की जो अमाउंट पूछी है वो होगी 1000 मिलीग्राम, 1000 mg। किस उम्र के एक बच्चे से स्वतंत्र रूप से चलने की उम्मीद की जानी चाहिए। 6 से 9 महीने, 22 से 29, 18 से 24। तो 18 से 24 में तो बच्चे स्टेयर्स चढ़ने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर ओनली चलने की उम्मीद तो वो है 10 से 18 महीने के बच्चे। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या स्थिरता कोष के किस रणनीति के तहत निजी क्षेत्र के स्त्री रोग विशेषज्ञों, पुरुष नसबंदी सर्जनों को सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में स्टरलाइजेशन ऑपरेशन करने के लिए आमंत्रित करता है। मतलब यहाँ पर कि जो गवर्नमेंट जितने भी जो कैंप वगैरह लगाते हैं स्टरलाइजेशन के लिए, परमानेंट फैमिली प्लानिंग के लिए, तो यहाँ पर गवर्नमेंट के और जो निजी क्षेत्र के मतलब प्राइवेट सेक्टर के स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और पुरुष नसबंदी सर्जनों के लिए एक जगह है जो स्टरलाइजेशन प्रोसेस में हेल्पफुल रहेंगे। वो यहाँ पर रणनीति कौन सी होगी, संतुष्टि रणनीति। नेक्स्ट, नवजात मृत्यु दर और रुग्णता दर में त्वरित कमी के लिए होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर HBNC की शुरुआत कब की गई थी। तो हुई थी 2011 में। ये आपकी 8 दिन पहले की क्लास में जो NM क्लास ली गई थी उसमें HBNC पढ़ाया गया था। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड में सार्थक उपयोग मापदंड किस लिए डिजाइन किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड में जो सार्थक उपयोग है यूज़ किया गया है कि HR का उपयोग इस तरह से किया जाना चाहिए इससे रोगी की देखभाल पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, सकारात्मक प्रभाव पड़े। प्रसव पूर्ण परामर्श के दौरान माँ के साथ जन्म योजनाओं पर चर्चा करते समय मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि आप प्रसव पूर्व परामर्श मतलब डिलीवरी के पहले आप माँ का जो भी चेकअप करते हैं तो जो उसकी बर्थ को लेकर जो भी प्रोसेस होनी है किस पे ध्यान करेंगे। दर्द प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत प्राथमिकताएं, बच्चे के जन्म के लिए माँ की जो मेंटल कंडीशन, प्रसव के दौरान संभावित चिकित्सा हस्तक्षेप। तो यहाँ पर तीनों चीज़ों पे आपको फोकस करना है। अगला क्वेश्चन है, वयस्कों में जटिल मूत्र पथ संक्रमण, देखिए कितना खतरनाक सा नाम है, यूट्राइन ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए UTI के लिए प्रथम पंक्ति उपचार मतलब UTI की ड्रग ऑफ चॉइस पूछी है तो वो क्या है, नाइट्रोफ्लूरिटोइन। क्या है, नाइट्रोफ्लूरिटोइन। नेक्स्ट वन, नवजात पुनर्जीवन रिससिटेशन के दौरान यदि हृदय गति निम्नलिखित में से किससे कम हो जाए तो छाती को दबाना शुरू कर देना चाहिए। तो यहाँ पर जो नॉर्मल पल्स रेट होती है फीटस की जो न्यूबॉर्न बेबी है वो होती है 120 to 160 तक, लेकिन यदि यहाँ पर कितने से कम हो जाए तो आपको रिससिटेट करना है जब 30 सेकंड के बाद 60 BPM, प्रभावी वेंटिलेशन के 30 सेकंड के बाद 60 BPM। सर्वाइकल कैंसर की अनुशंसित जांच में 21 से 65 आयु वर्ग की महिलाओं के लिए कौन सा टेस्ट है। तो जब उम्र 21 साल से ज़्यादा हो जाए तो सर्वाइकल टेस्ट के लिए जो क्या है, पेप स्मीयर टेस्ट है जो करवाया जाएगा। कौन सा, पेप स्मीयर टेस्ट। नेक्स्ट वन, अस्पताल की सेटिंग में कमरे कीटाणु शोधन के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाष्प का उपयोग करने का मुख्य लाभ कौन सा है। तो जो हॉस्पिटल में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो वाष्प दी जाएगी इसका क्या यूज़ है, यह बीजाणुओं सहित सूक्ष्म जीवों की विस्तृत श्रृंखला के खिलाफ प्रभावी है। मतलब कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जो एग्स हैं, जो बीजाणु हुए हैं मतलब बैक्टीरिया के जो बीजाणु हैं मतलब कि एग हैं, स्पोर्स हैं, उनको भी खत्म करने का काम कर सकता है। नेक्स्ट है,
उपकेंद्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के प्रकार से संदर्भ में उनका प्राथमिक फोकस क्या है? गैर संचारी रोगों पर जोर देने के साथ प्रचारात्मक, निवारक और कुछ उपचारात्मक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं। उपकेंद्र मतलब कि सब सेंटर की बात की जा रही है यहाँ पर। क्या है? सब सेंटर की यहाँ पे बात की जा रही है। तो प्राथमिक फोकस क्या होगा कि जो गैर संचारी मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, संचारी का मतलब कम्युनिकेबल और गैर संचारी मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ पर को जोर देना है। नेक्स्ट वन, पर्ट्यूसिस के शुरुआती लक्षण। तो पर्ट्यूसिस, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस रिस्पॉन्सिबल है। इसमें नाक बहेगी, हल्की खांसी भी आएगी, फीवर भी आएगा, लेकिन उल्टी वीपिंग साउंड है जो नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? फर्स्ट एंड सेकेंड। पर्ट्यूसिस जनरली 2 साल से कम उम्र के बच्चों को होता है। नेक्स्ट वन, गृह आधारित नवजात देखभाल मतलब HBNC, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर के तहत निर्धारित गृह दौरे के पूरा होने के बाद प्रति नवजात शिशु आशा को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? 250 रुपये। ये भी आपको पढ़ाया गया HBNC केयर के तहत। आशा वर्कर को यदि होम बेस्ड डिलीवरी हुई है या फिर हॉस्पिटल बेस्ड डिलीवरी हुई है तो होम बेस्ड होती है तो विजिट अलग होती हैं, और यदि हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशनल है तो अलग विजिट रहेंगी। तो पर विजिट दिया जाता है 250 रुपये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग की विशेषता नहीं है? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की विशेषता क्या नहीं है? इसके अभ्यास में केवल नर्सिंग शामिल है, ऐसा नहीं है। ये जनसंख्या केंद्रित है। अंतर विषयक सहयोग मतलब इंटरसेक्शनल, जो भी दूसरे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर भी काम करते हैं। तो यहाँ पर केवल नर्सिंग बस नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, डेंगू बुखार की रोकथाम में प्रमुख रणनीति। डेंगू के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? एडीज एगिप्टी। इस मच्छर को ही जब आप क्या करेंगे, जहाँ पर इनका ब्रीडिंग हो रही है उसको स्टॉप करेंगे तो क्या होगा? मच्छरों के प्रजनन स्थलों को नष्ट करने सहित वेक्टर नियंत्रण उपाय। नेक्स्ट है, बच्चों में एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के लिए प्रथम पंक्ति उपचार क्या है? एक्यूट ओटाइटिस मीडिया मतलब मिडिल ईयर इन्फेक्शन, जो कि मुझे रिसेंट में हुआ था और 1.5 मंथ तक मेरा एक कान है जो तरीके से कह सकते हैं कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। तो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के लिए अमोक्सिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक है, इससे ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन आफ्टर द एंटीबायोटिक के भी हम बात करें, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, पूरा जो 5 दिन का डोज लिया एंटीबायोटिक का, एंटीपायरेटिक्स भी लिए, फीवर था क्योंकि पेन था, लेकिन ये उस सब के बाद भी म्यूकोलाइटिक्स भी लिए, उसके बाद भी 15 डेज और लग गए थे। तो किसी को भी एक्यूट ओटाइटिस मीडिया और कैंसर रिलेट करती हुई समस्या ना ही हो। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत बाल विकास इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम एक प्रमुख बाल कल्याण कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत हुई थी 1975 से ICDS की। नेक्स्ट, JSS के जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में प्रत्येक गर्भवती महिला सिजेरियन सेक्शन सहित निःशुल्क प्रसव की हकदार है, और यहाँ पर मुफ्त परिवहन, निदान, दवाएं, ब्लड यदि ज़रूरत पड़ती है ट्रांसफ्यूज़ करने की, तो ये सभी चीज़ें हैं जो यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। लेकिन लेबर रूम और मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार नहीं है। इसका एम यही है कि जो माँ और जो होने वाला बच्चा है उन दोनों की हम जो मॉर्बिडिटी रेट है, मोर्टेलिटी रेट है, उसको कम करना है, प्रिवेंट करना है। JSS के प्रोग्राम की विशेषताएं क्या है? फर्स्ट और थर्ड। अगला क्वेश्चन है, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर PMDD का अनुभव करने वाली महिलाओं के लिए उपचार की पहली पंक्ति में अक्सर शामिल क्या होता है? नारकोटिक, दर्दनाक निवारक, तत्काल सर्जिकल हस्तक्षेप, सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। तो यहाँ पर जो प्री मेंस्ट्रुअल डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर वाली महिलाएं हैं, इनमें फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस होती हैं सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जो कि डिप्रेशन को ट्रीट करने में भी यूज़ किए जाते हैं ऐसे सारा एजेंट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पॉलीहाइड्रोमनियोसिस के मामले में निम्नलिखित में से किसके बढ़ते जोखिम के कारण तत्काल रेफरल महत्वपूर्ण है? पॉलीहाइड्रोमनियोसिस का मतलब है कि
जो AFI इंडेक्स है वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना, तो इसमें कॉर्ड प्रोलैप्स होने की रिस्क ज़्यादा है। नवजात पुनर्जीवन में छाती के संकुचन की अनुशासित गहराई लगभग, तो यहाँ पर जो आपको कंप्रेशन के लिए पूछा गया है तो कितनी होनी चाहिए जब आप रिससिटेशन करते हैं, तो वो होगी छाती की गहराई का 1/3। कितना? छाती की गहराई का 1/3। नेक्स्ट वन, घरेलू स्तर पर मानव मल के प्रबंधन को संदर्भित करता है। घरेलू स्तर पर होगी बुनियादी स्वच्छता, मतलब बेसिक जो हाइजीन है वो। नेक्स्ट इस सामुदायिक स्वास्थ्य में प्राथमिक रोकथाम का उदाहरण है, तो वो ओनली वैक्सीनेशन और टीकाकरण कार्यक्रम, ना तो शल्य चिकित्सा है, ना ही क्रॉनिक बीमारियां हैं, ना ही पुनर्वास योजना मतलब रिहेबिलिटेशन। मिशन परिवार विकास की विशेषताएं, तो मिशन परिवार विकास कई बार पढ़ा है हमने, इसे 3 और इससे अधिक की TFR के साथ 8 उच्च फोकस वाले राज्यों में लॉन्च किया गया था। इसे गर्भ निरोधक और परिवार नियोजन तक पहुंचाने के लिए लॉन्च किया गया था। प्रमुख राज्य यूपी, बिहार, राजस्थान, MP, झारखंड, असम और गुजरात हैं। मिशन परिवार विकास क्या है यहाँ पे? मिशन परिवार विकास, तो ये लाया गया था मिशन परिवार विकास पॉपुलेशन को कम करने के लिए। किसके लिए? पॉपुलेशन को कम करने के लिए। तो यहाँ पर जो की इनिशिएटिव थे मिशन परिवार विकास के, तो यहाँ पर जो जनरली गर्भ निरोधक के ऊपर इस पर फोकस किया गया था। किस पे? गर्भ निरोधक पर। नेक्स्ट वन, UNCRC के अनुसार बच्चों को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में अपनी राय व्यक्त करने और सुने जाने के अधिकार का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? UNCRC के तहत। क्या है? UNCRC के तहत। तो यहाँ पर UNCRC का मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चिल्ड्रन। क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चिल्ड्रन। इसके तहत भाग लेने के अधिकार का है जो वर्णन किया गया है कि हर एक बच्चे को अपनी बात रखने के साथ साथ अपना जो भी उसके मन में है उन सभी को व्यक्त करने का अधिकार है। शरीर की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, उचित सेल्यूलर कार्य के लिए हैं और इसमें शरीर के ऊतक भी शामिल होते हैं, तो खनिज पदार्थ मतलब कि मिनरल्स। नेक्स्ट वन, प्रसव के दौरान बैंडल का वलय बनना किससे संबंधित है? तो यहाँ पर वो क्या होगा? प्रसव बाधा। किस उम्र में शिशु के आहार में ठोस आहार शामिल होने की एडवाइस दी जाती है? तो ये बेस्ड ऑन ऑप्शन के जनरली होता है 6 मंथ, मतलब यहाँ पे बियनिंग की बात की जा रही है, वो होगा 4 to 6 मंथ। नेक्स्ट इज स्वास्थ्य देखभाल में अंतर व्यावसायिक शिक्षा IPE महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल विषयों के बीच सहयोग और समझ को प्रोत्साहित करता है। अंतर व्यावसायिक शिक्षा मतलब किसी 2 तरीके की यहाँ पर जो चीज़ों को एक साथ लाने का काम करेगी, वो क्या होगा? IPE। प्रसवोत्तर देखभाल पर प्रभावी काउंसलिंग में क्या शामिल होगा? आफ्टर डिलीवरी के बाद है जो काउंसलिंग की बात की गई है। जन्म के बाद फिजिकल रिकवरी, अवसाद के लक्षणों की पहचान करना, मतलब किसी को परपीरियम डिप्रेशन भी हो सकता है, परिवार नियोजन और गर्भ निरोधक, तो मतलब यहाँ पे तीनों शामिल होंगे। नेक्स्ट इज भारत में NRHM और NUHM दोनों सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? NHM है जो स्टार्ट हुआ 2013 में, NRHM और NUHM दोनों को मिला के NHM आया कब? 2013 में। गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज का प्राथमिक लक्षण, GERD का पहला लक्षण पूछा है तो वो होगा हार्टबर्न, जलन टाइप की पड़ना, वो है यहाँ पर। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित का अर्थ नवजात मृत्यु जो 1 से 12 महीने की उम्र में होती है, तो कि पोस्ट नवजात शिशु मृत्यु दर। यदि 1 मंथ का पूछते तो वो होती नवजात, लेकिन 1 से 12 महीने की बात हो गई है यहाँ पर, तो क्या होगी? इन्फेंट, तो यहाँ पर वो क्या होगी? पोस्ट नवजात शिशु मृत्यु दर। सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या में प्राथमिक रोकथाम शब्द का तात्पर्य क्या है? सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या प्राथमिक रोकथाम का मतलब है कि ऐसी कोई भी गतिविधि, ऐसा कोई भी काम किसी भी बीमारी को होने से रोक सकता है।
रोग के निदान होने पर उपचार या फिर पुनर्वास या फिर मनोवैज्ञानिक पहलू, वही सब नहीं है। प्राथमिक रोकथाम का मतलब है प्राइमरी प्रिवेंशन। कोई भी बीमारी होने के लिए जो पहले ही जो स्टेप उठाए जाएंगे वो है यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड, हैंड सैनिटाइजर में अल्कोहल की मात्रा तो होती है 60% तक। कितनी? 60% तक। शब्द नोजोकोमियल संक्रमण, किसके संक्रमण को? तो ये जनरली हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी कहलाता है। क्या है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो आंसर क्या होगा? अस्पताल या स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग में प्राप्त संक्रमण को कहा जाता है क्या? नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन, पोषण शिक्षा कार्यक्रमों की योजना बनाने की योजना के अनुसार तैयारी चरण में क्या शामिल नहीं है? तो यहाँ पर पोषण शिक्षा कार्यक्रम मतलब न्यूट्रिशनल जो एजुकेशन देना है आपको, न्यूट्रिशनल एजुकेशन प्रोग्राम है, तो यहाँ पर सभी चीज़ें करनी है, लेकिन आपको परिवर्तन एजेंटों को प्रशिक्षित करना। ऑटोक्लेविंग के साथ नसबंदी के लिए कार्रवाई का प्राथमिक तंत्र क्या है? मॉइस्ट हीट, ऑटोक्लेविंग। तो इसके लिए प्रोटीन का स्कंदन एवं विकृतीकरण। नेक्स्ट वन, नवजात पुनर्जीवन मतलब न्यूबॉर्न रिससिटेशन में PPV पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन कब तक दिया जाता है? जब तक एपनिया मतलब जो ब्रीदिंग स्टॉप है वो हाँफने हृदय गति 100 बीट से कम होने के मामलों में पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट है, क्लोरोक्वीन के प्रति व्यापक प्रतिरोध वाले क्षेत्रों में सरल प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम मलेरिया के लिए प्रथम पंक्ति उपचार क्या है? क्लोरोक्वीन के प्रति जो भी जिनको रेजिस्टेंसी है फॉल्सीपेरम मलेरिया में क्या यूज़ की जाती है? फिर वो होती है आर्टिमिसिनिन आधारित संयोजन उपचार। यदि क्लोरोक्वीन के प्रति आप क्या है, आपकी बॉडी उसको रेजिस्टेंसी करके रखे है, तो आप प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम मलेरिया को कैसे ट्रीट करेंगे? आर्टिमिसिन के साथ। नेक्स्ट वन, आपातकालीन स्थितियों में त्वरित कार्रवाई के लिए आमतौर पर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा मार्ग है? इमरजेंसी में हमेशा IV रूट से ड्रग दी जाती है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY तो ये आई थी 2018 में। नेक्स्ट है, निषेचन के बाद भ्रूण का हृदय किस दिन प्लाज्मा पंप करना शुरू करता है? तो होता है जनरली 20वें दिन। कितना? 20 डेज। प्रशिक्षु मार्ग मतलब कि सबलिंगुअल रूट का प्रबंधन विशेष रूप से दवाओं के लिए है। जो सबलिंगुअल रूट के लिए जो मेडिकेशन है वो किसके लिए? गैस्ट्रिक एसिड द्वारा निष्क्रिय होती हैं, इसीलिए वो सबलिंगुअल रूट से दी जाती हैं। अंडर द टंग देंगे तुरंत घुल जाएंगी। महिलाओं में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के प्रबंधन में अनुशंसित प्रारंभिक हस्तक्षेप। महिलाओं में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मतलब सुसु है जो आ जाना छींकने खांसने बैठने में ही, तो उसके लिए पेल्विक फ्लोर मसल्स की एक्सरसाइज कराना मतलब कीगल एक्सरसाइज। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य देखभाल में सुरक्षा स्टॉक रखा जाता है किसके लिए? अप्रत्याशित कमी या डिलीवरी में देरी को कवर करने के लिए। मतलब कि जो स्टॉक रखा जाता है वो किसके लिए रखा जाता है? ताकि कहीं पर भी ज़रूरत हो, यदि जो चीज़ अवेलेबल नहीं है आपके पास स्टॉक में होगी तो आप वहाँ पे उसकी पूर्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, एक्सरबेशन के लिए पहली पंक्ति की दवा तो शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट जैसे एब्रिटलॉल, एल्ब्यूटेरॉल। नेक्स्ट वन, और एल्ब्यूटेरॉल क्यों दी जाएगी? ये होगी डायलेट करने के लिए। नेक्स्ट वन, टाइप B उपकेंद्रों में ANM के पास कौन सा विशेष प्रशिक्षण होना चाहिए? तो स्किल बर्थ अटेंडेंट प्रशिक्षण। यदि टाइप B सब सेंटर में आपकी पोस्टिंग है तो आपके पास क्या होना चाहिए? SBA स्किल बर्थ अटेंडेंट का रजिस्ट्रेशन। नवजात पुनर्जीवन में सही संपीड़न से वेंटिलेशन, कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो कितना होगा? 3/1। कौन निम्नलिखित में से किस आपात स्थिति के लिए एपिनेफ्रिन का संकेत दिया जाता है? तो एपिनेफ्रिन ओनली यूज़ की जाएगी एनाफ्लेक्टिक शॉक के लिए। किसके लिए? एनाफ्लेक्टिक शॉक के लिए। प्रसवोत्तर सिहोन सिंड्रोम की घटना आमतौर पर किससे संबंधित होती है? सिहोन सिंड्रोम है जो हमने पढ़ा है, और ये होता है जब गंभीर मतलब कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो आफ्टर द डिलीवरी के बाद। नेक्स्ट है,
प्रसव के दौरान बीटा स्ट्रेप्टोकोकस संक्रमण के लिए उपचार के लिए पसंदीदा एंटीबायोटिक, तो जीबीएस क्या है, जीबीएस बीटा स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होगी, वो होगी पेनिसिलिन। इस क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चन हैं जो ड्रग ऑफ चॉइस से आए हुए हैं, किससे, डीओसी से और ड्रग ऑफ चॉइस से। नेक्स्ट वन, स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन में घटना की रिपोर्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो कोई भी चीज़ की रिपोर्ट हो किसके लिए, असामान्य घटनाओं का दस्तावेजीकरण मतलब रिपोर्ट रखने के लिए, ताकि उनको बाद में जो भी वहाँ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको कोई लीगल प्रॉब्लम्स ना आए। दर्द प्रबंधन के लिए प्रभावी अंतर्गर्भाशयी काउंसलिंग में निम्नलिखित में से बारे में जानकारी शामिल होना चाहिए। तो यहाँ पर यदि जो भी पेन रिलेट करती हुई जो भी आप एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन देते हैं, तो उसमें आपकी प्राकृतिक प्रसव तकनीक और औषधि विकल्प के बारे में आपको बताना है कि जो भी दर्द होगा डिलीवरी के टाइम पे, जो भी लेबर पेन आएंगे उसको कैसे मैनेज है, जो कैसे ट्रीट किया जा सकता है। नेक्स्ट, ड्रग किट के संबंध में आशा की भूमिका है, तो आशा से दवा किट स्टॉक रिकॉर्ड बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। हर 3 माह में पीएससी की समीक्षा बैठक, ये बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। यहाँ पे दवा किट आशा को उचित प्रथम स्तरीय संपर्क देखभाल करने में प्रदान करने में सक्षम बनाती है। यदि जरूरी पड़ी तो फर्स्ट एड केयर में है जो आशा को ये पूरी किट यूज़ करनी आनी चाहिए। इंट्राडर्मल वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, तो इंट्राडर्मल जो भी वैक्सीन है, इंजेक्शन दिए जाते हैं 15 डिग्री एंगल पर। होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर कार्यक्रम के तहत आशा को जीवन के पहले कितने दिनों तक सभी नवजात शिशुओं का दौरा करने की आवश्यकता होती है, तो होती है 42 दिनों तक। कितना, 42 दिनों तक। नेक्स्ट वन, एक अशक्त महिला के प्रसव के संदर्भ में अरेस्ट ऑफ डिसेंट का निदान तब किया जाता है जब कितने समय तक भ्रूण के डिसेंट की कोई प्रगति नहीं होती है, तो दूसरे चरण में कम से कम 2 घंटे तक। कितना, दूसरे चरण में कम से कम 2 घंटे तक। नेक्स्ट है, नियमित मासिक धर्म वाली महिला के लिए गर्भधारण आमतौर पर आखिरी मासिक धर्म के पहले कितने दिन के लगभग बाद होता है। इसके कंटिन्यू पीरियड्स आते हैं तो उनको जो यदि लास्ट जो पीरियड आया है उसके कितने दिनों के पहले कंसीव किया जा सकता है, तो 11वें से 21 दिन के अंदर, क्योंकि आफ्टर 21 डेज़ के बाद जो ओवुलेशन की कंडीशन आती है उस टाइम पे ओवम यदि रिलीज़ हो जाएगा तो फिर कुछ काम का नहीं है। तो यहाँ पर ओवम के लिए ही, तो गर्भधारण आमतौर पर आखिरी मासिक धर्म के पहले दिन के लगभग 11 से 21 दिनों के बाद होता है। चिकन पॉक्स से पीड़ित बच्चों के लिए कौन सी एंटीपायरेटिक, तो वो है एसिटामिनोफेन। हेल्थ केयर इन्वेंट्री प्रबंधन में लीड टाइम का तात्पर्य किस समय से, मतलब जब ऑर्डर दिया जाता है, ऑर्डर दिए जाने से लेके डिलीवरी तक का जो टाइम है वो कहलाएगा लीड टाइम। नेक्स्ट वन, प्रसव के तीसरे चरण के सक्रिय संबंधन, तो प्रसव के तीसरे चरण में जो आपका मुख्य मैनेजमेंट होगा वो होगा ब्लीडिंग को कम करना। आफ्टर द बेबी प्लेसेंटा डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग को कम करना। नेक्स्ट है, एक त्वचा की स्थिति में खुजली और दाने का कारण बन सकती है, सूक्ष्म कण के कारण होती है, क्या है, तो ये कहलाती है खुजली। क्वेश्चन का आंसर ही क्वेश्चन में है। गर्भावस्था में गंभीर एनीमिया, सीवियर एनीमिया मतलब 7 ग्राम पर DL से कम हो हीमोग्लोबिन लेवल, तब 11 ग्राम से कम हो मतलब नॉर्मली प्रेगनेंसी में एनीमिया कंसीडर किया जाएगा। तपेदिक मतलब टीबी के लिए कौन सा प्रभावी प्राथमिक रोकथाम है, तो होगा BCG टीकाकरण। बेसिलस कालमेटिग्यूरिन इंट्राडर्मल अपर आर्म में है जो दिया जाता है। प्रसवोत्तर हेमेटोमा के निदान के लिए कौन सी एक प्रमुख संकेतक है, आफ्टर डिलीवरी के बाद परपीरियम पीरियड में हेमेटोमा पूछा है, तो वह दर्द के साथ या दर्द के बिना पेरिनियल क्षेत्र में एक पैल्पेबल मास का बनना। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत अस्पताल में रहने के दौरान मजदूरी के नुकसान की भरपाई के लिए चिन्हित सरकारी और NGO संस्थानों में प्रमुख पुनर्निर्माण सर्जरी के लिए कुष्ठ प्रभावित व्यक्तियों को कितनी राशि दी जाती है, मतलब नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम के तहत ये अमाउंट दिया जाता है 8,000 है। NLEP मतलब नेशनल इरेडिकेशन ऑफ लेप्रोसी, यहाँ पर जो
लेप्रोसी का प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग जो भी लोग यहाँ पर जो कुष्ठ रोग के लिए, लेप्रोसी के लिए सर्जरी वगैरह कराते हैं तो उनको एज अ प्रोत्साहन के तौर पर 8,000 रुपये दिए जाते हैं, क्योंकि जिस टाइम वो मजदूरी करनी चाहिए उस टाइम वो हॉस्पिटल में, तो उस नुकसान की भरपाई के लिए उनको 8,000 रुपये पे किया। कीटाणु शोधन के लिए पराबैंगनी मतलब कि यूवी प्रकाश का उपयोग करने की निम्नलिखित में से कौन सी सीमा है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो यूवी रेस यूज़ की जाएंगी, क्या है, जो यूवी रेस अल्ट्रावायलेट रेस यूज़ की जाएंगी तो यहाँ पर वो कौन सी होंगी? वो होगी अपारदर्शी सामग्रियों को भेदने में असमर्थता वाली रेस। कौन सी? अपारदर्शी सामग्रियों को भेदने में असमर्थता। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से क्या आमतौर पर नवजात शिशु की प्रारंभिक देखभाल में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर प्रारंभिक देखभाल में कौन सा शामिल नहीं है? जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके लिए इंट्रामस्कुलर विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है, हेपेटाइटिस बी दिया जाता है, एंटीबायोटिक आई ड्रॉप और ऑइंटमेंट या फिर विटामिन के का मौखिक प्रबंधन। तो जो एज एन इनिशियल में शामिल नहीं है वो क्या होगा? विटामिन डी का मौखिक प्रबंधन। और यहाँ पर एंटीबायोटिक आई ड्रॉप भी नहीं दी जाती है एज सुन एज पॉसिबल जब बेबी होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़। लेकिन यदि हाँ उनकी आंखों में कुछ इन्फेक्शन वगैरह है, ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम होता है, तो उनको उस केस में दी जा सकती है, लेकिन विटामिन के है जो ओरली न्यूबॉर्न बेबी में यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट वन, प्रारंभिक देखभाल सेटिंग में तपेदिक निदान की सबसे अधिक पुष्टि निम्नलिखित के द्वारा की जाती है। टीबी के लिए यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे अधिक पुष्टि कंप्लीट ब्लड काउंट से, चेस्ट एक्सरे से, कि माउंटेक्स ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट से। लार्ज वे में करना है तो स्पुटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी। नेक्स्ट वन, पारिवारिक जीवन शिक्षा अपने व्यवहार में एक अध्ययन का एक क्षेत्र है। पारिवारिक जीवन शिक्षा किस तरीके का क्षेत्र है? तो यह है बहु अनुशासनात्मक। नेक्स्ट वन, गर्भवती महिला में गर्भावस्थागत मधुमेह निम्नलिखित में से किसके लिए एक जोखिम कारक है? तो वो जो प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ की कंडीशन होती है, हाई जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ होता है, तो क्या है जो एक एज कॉम्प्लिकेशन के तौर पर डेवलप हो सकता है? तो वो होगा मैक्रोसोमिया। लार्ज साइज बेबी है जो डायबिटिक मदर्स के पैदा हो सकते हैं। नेक्स्ट वन, डेंटल हाइजीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? दिन में कम से कम 2 मिनट तक दांतों को ब्रश करना चाहिए, बिल्कुल सही है। लोगों को एडीएस स्वीकृत फ्लोराइड टूथपेस्ट का उपयोग करना चाहिए, भी सही है। लोगों को सप्ताह में कम से कम एक बार फ्लॉक्स करने की सलाह दी जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। टूथब्रश को हर 5-6 महीने में बदलना चाहिए, इसकी जगह एवरी 2 to 3 मंथ में बदलना चाहिए। तो आंसर होगा आपका केवल 1 और 2। नेक्स्ट वन, नवजात पुनर्जीवन के संदर्भ में मतलब कि न्यूबॉर्न रिससिटेशन से रिलेट करते हुए कमरे की हवा को 100% ऑक्सीजन से अधिक प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि तो यदि 100% ऑक्सीजन सेचुरेशन से ज़्यादा है जो प्रायोरिटी दी जाएगी जहाँ पर आप न्यूबॉर्न रिससिटेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि यह हाइपर पायरेक्सिया के खतरे को कम करता है। हाइपर पायरेक्सिया मतलब है जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होना, उसके रिस्क को कम करने का काम करेगा। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन आशा को प्रदान किया जाने वाला गैर मौद्रिक प्रोत्साहन नहीं है? मोबाइल दिया जाता है, साड़ी दी जाएगी, लेकिन स्टाफ क्वार्टर है जो स्टाफ क्वार्टर आशा वर्कर को नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट वन, रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं में एस्ट्रोजन के स्तर की कमी के कारण किस स्थिति का खतरा बढ़ जाता है? तो यहाँ पर मतलब है किसका? मेनोपॉज का। ये होता है एस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल कम होने के कारण। तो यहाँ पर होगा जो डेवलप क्या? ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट वन, बच्चे के जन्म के संदर्भ में इंगेजमेंट का मतलब क्या है? इंगेजमेंट का मतलब है कि शिशु के सिर का पेल्विक इनलेट में प्रवेश करना। 10 सेंटीमीटर का मतलब तो है यहाँ पर डायलेटेशन। नेक्स्ट वन, भावनात्मक बंधन, ये यहाँ पर आपका जो फील करेंगे वो कहलाएगा क्विकनिंग। नेक्स्ट वन, सामुदायिक स्वास्थ्य टीम में एक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की प्राथमिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में से क्या होती है? तो होती है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों कार्यक्रमों को पर्यवेक्षण करना, मतलब रेगुलरली चेक करते रहना कि जो टीम सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी है तो यहाँ पर ये सभी चीज़ों को चेक करेगा।
नेक्स्ट वन, हृदय संबंधी समस्याओं वाली महिलाओं में प्रसव के दौरान एंडोकार्डाइटिस के खिलाफ रोकथाम के लिए अनुशंसित एंटीबायोटिक है। जिन भी लेडीज़ को क्या है हार्ट से रिलेट करती हुई प्रॉब्लम है, लेकिन उनको यदि एंडोकार्डाइटिस की कंडीशन डेवलप होती है तो उनको कौन सी एंटीबायोटिक दी जाएगी, तो वो कि अमोक्सिसिलिन। कौन सी? अमोक्सिसिलिन। नेक्स्ट वन, टीके की बर्बादी से बचने के लिए किस पद्धति की अनुशंसा की जाती है, तो होती है यहाँ पर बहुखुराक सीसी का उपयोग करना। इसकी वैधता अवधि के भीतर बहुखुराक सीसी का उपयोग करना, मतलब जो वयाल में जितना डोज है उसको जो एक मिनिमम ड्यूरेशन है उसके अंदर यूज़ करना, अदरवाइज उसको थ्रो इट कर देना। अगला क्वेश्चन, वह घटना जहाँ किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से शरीर की अपनी कोशिकाओं पर हमला कर दे, वो कहलाती ऑटो इम्यूनिटी की आपकी खुद की सेल आपकी बॉडी की जो अच्छी सेल्स उन पर अटैक कर दें। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से कवर किया जाता है? नैतिक, सामाजिक होगा, लीजर होगा, वोकेशनल होगा। तो यहाँ पर ये तीनों होंगे। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रसव पूर्व देखभाल के संदर्भ में फॉलिक एसिड का प्रशासन मुख्य रूप से किसके रोकथाम के लिए, मतलब यहाँ पर जन्म के पहले ही जो फॉलिक एसिड दिया जाता है, क्यों दिया जाता है कि जो फीटस में भ्रूण में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, न्यूरल ट्यूब दोष होता है, उसको रोका जा सके। तो ये था ऑफिशियल पेपर बिहार का। अब जो भी लोग, मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग 4 तारीख से लेके इसके बाद तक जो मे भी पेपर हुए हैं उनके बाद तक, आई थिंक 12 तारीख तक पेपर चले हैं, 4 से 12 तक, तो आपने जिन भी शिफ्ट में पेपर दिए हों आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पेपर ज़रूर भेजें ताकि मैं भी चेक करूं कि आपको किस तरीके के कैसे कैसे पेपर्स आए हुए थे, और उन पेपर्स को आपके लिए चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई से भी स्टेट का पेपर देंगे तो आपको एक क्वेश्चन पेपर हेल्पफुल रहे। मेरा व्हाट्सएप नंबर सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।